बेटा आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। क्या है आज का टॉपिक? कोलिजन थ्योरी। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, पहले उनके बारे में जान लीजिएगा। दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय मैक्स ट्रॉड्स एंड विलियम लेविस। किसने दी थी ये? मैक्स ट्रॉड्स ने और विलियम लेविस ने इन 1916 टू 1980, इसके बीच में दी थी उन्होंने। क्या कहती है ये थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the reactant molecule are assumed to be hard sphere। क्या एज्यूम करते हैं हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बेटा? हार्ड स्फीयर, ठीक है। एंड रिएक्शन अकर व्हेन molecule collide with each other। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम एज्यूम करते हैं लाइक हार्ड स्फीयर, और ये हार्ड स्फीयर जब आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है कि नहीं, ये मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम हार्ड स्फीयर एज्यूम करते हैं और रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं या कोलाइड करते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? और द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन होते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो हम क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको हम? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है बेटा? वो आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फिर से कह रही हूं मैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एज्यूम किया जाता है एज ए हार्ड स्फीयर, और ये हार्ड स्फीयर या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो फॉर्मेशन होता है आपका किसका? प्रोडक्ट का। और नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम आपकी कहलाती है क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब जो मेन पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं बेटा, वो आ रहा है आपका कि क्या सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच होने वाले कोलिजन इफेक्टिव होते हैं? क्या वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो ठीक है ना बेटा। तो अब ये मेन पॉइंट आपके आ रहे हैं क्या? कोलिजन, ध्यान से सुनिएगा, ये मेन पॉइंट है आपका इसका। कोलिजन विच actually produce the product are called इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहलाते हैं वो आपके? इफेक्टिव कोलिजन। क्या मतलब है बेटा इफेक्टिव कोलिजन का? ध्यान से सुनिएगा। आपका रिएक्टिंग स्पीशीज के होने बीच बहुत सारी रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी की सारी रिएक्टिंग स्पीशीज जो आपस में कोलाइड कर रही हैं वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जिन रिएक्टिंग स्पीशीज के कोलिजन से आपका प्रोडक्ट बनता है वो कोलिजन आपके क्या कहलाते हैं बेटा? इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन जरूरी नहीं कि रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच होने वाले कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? वही कोलिजन आपके इफेक्टिव होते हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और उन कोलिजन को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ध्यान से सुनिएगा कि इफेक्टिव कोलिजन का मीनिंग क्या है, कि कौन कौन से कोलिजन इफेक्टिव होते हैं। तो एक्चुअल में बेटा जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनके बीच होने वाला जो कोलिजन है वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिएक्टिंग स्पीशीज आपकी उन दो फैक्टर्स को प्रॉपरली फॉलो करती हैं तो आपका जो है वो इजिली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है आपकी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर टू
important barrier, there are two important barrier to a reaction proceed. एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो टू बैरियर्स हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, कि कौन कौन से टू बैरियर्स हैं जिनको एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए क्रॉस करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला बैरियर आता है बेटा आपका एनर्जी बैरियर। फर्स्ट बैरियर क्या कहलाता है आपका? एनर्जी बैरियर। क्या चीज है अब आपका ये एनर्जी बैरियर? ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम मैंने कहा था कि वही रिएक्टिंग स्पीशीज आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं जिनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर होती है। जिनकी एनर्जी किसके बराबर होती है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है कि नहीं। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर अगर नहीं होगी तो वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगी। क्लियर हो गया कि नहीं? मतलब जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं रिएक्टिंग स्पीशीज, वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। अब थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी है जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए किसमें टेक पार्ट करने के लिए? रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए। अगर उनकी खुद की एनर्जी इतनी नहीं है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि उनको बाहर से प्रोवाइड करवाई जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन में क्या करने के लिए? टेक पार्ट, ताकि उनकी किसके एनर्जी किसके इक्वल हो जाए? थ्रेशहोल्ड एनर्जी के इक्वल। तो देखिएगा एनर्जी बैरियर क्या है आपका? द मिनिमम एनर्जी। क्या है थ्रेशहोल्ड एनर्जी आपकी? द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल must possesses is known as क्या कहलाती है आपकी बेटा? वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी बेटा? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज जो आपस में कोलाइड कर रही हैं और उनका कोलिजन अगर इफेक्टिव होना है तो उनको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और वो बैरियर आपका क्या है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर। क्लियर हो गया बेटा? तो मिनिमम एनर्जी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए प्रोडक्ट देने के लिए, उसको हम बोलते हैं आपकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो आपको रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए एक सबसे बड़ा बैरियर होता है एनर्जी बैरियर, और उस एनर्जी बैरियर को क्या कहते हैं हम? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। जब रिएक्टिंग स्पीशीज की एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर होगी तभी वो रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगी, और किसका फॉर्मेशन करेंगी बेटा? प्रोडक्ट का। क्लियर हो गया कि नहीं? अब जरा सेकंड फैक्टर की तरफ हम चलते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर क्लियर हुआ कि नहीं? रिएक्टिंग स्पीशीज के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो आपकी रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे सपोज करो आप चाय बनाने जा रहे हो, तो आपने पत्ती डाल दी, दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, हर एक चीज डाल दी, लेकिन आपकी वो रिएक्शन जब तक उस आपकी जो चाय है उसको नीचे से आपकी टेम्परेचर नहीं मिलेगा, समझ गए ना, तो वो आपका क्या है? प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं होगी या चाय नहीं बनेगी। तो जो आप एनर्जी दी उसको रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए, वो तो कहलाई आपकी क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाई? एक्टिवेशन एनर्जी। तो खुद की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, वो आपकी क्या कहलाएगी? रिएक्टिंग स्पीशीज की आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज की खुद की एनर्जी प्लस जो आपने रिएक्टिंग स्पीशीज को रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए दी, क्या? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो हम क्या कह सकते हैं? दिस मीन्स दैट दोज कोलिजन, इस सेकंड पॉइंट बाद में, दिस मीन्स दैट दोज कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट, दिस मीन्स दैट दोज कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट which possesses energy greater than threshold energy। ठीक है कि नहीं? तो जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के इक्वल हो या ग्रेटर हो थ्रेशहोल्ड एनर्जी से, वही रिएक्टिंग स्पीशीज आपकी रिएक्शन में क्या करती हैं बेटा? आपकी टेक पार्ट, और किसका फॉर्मेशन करती हैं? प्रोडक्ट का। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेन सेकंड पॉइंट क्या है आपकी कोलिजन थ्योरी का? तो सेकंड बैरियर आपका आता है बेटा ओरिएंटेशन बैरियर। देख लीजिएगा, सेकंड बैरियर क्या है बेटा आपका? ओरिएंटेशन बैरियर। क्या होता है ओरिएंटेशन बैरियर? जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा।
वही रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होता है। ठीक है, अभी समझाऊंगी आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है। यहां पर देखिएगा जरा, एक रिएक्शन पढ़ रही हूं मैं, NO2 कंबाइन विद NO2 एंड गिव्स N2O4। ठीक है, तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रही हूं आपका, क्या प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, कब फॉर्म्ड होते हैं प्रोडक्ट आपके, प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, when colliding molecule have proper orientation। क्लियर स्टूडेंट, जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है तभी वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट का। कैसे होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, देखिएगा, जैसे ये NO2 और NO2, जब NO2 का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है बेटा, तो N और N के बीच बॉन्ड बनता है। N2O4 में ध्यान रख से सुनिएगा, बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इट मींस जब आप इनके बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं, देख लीजिएगा, ये एज्यूम किए हमने मॉलिक्यूल एज ए हार्ड स्फीयर, ये आपका क्या है N और ये आपके दो क्या हो गए O। ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिएगा प्लस, ये आपका क्या है, यहां पर देख लीजिएगा जरा ध्यान से, ये आपका N हो गया, ये आपका O और ये आपका क्या हो गया O। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो N के सामने क्या आ रहा है आपका N, समझ गए ना? अब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल अप्रोच। ठीक है कि नहीं? जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो आप देख रहे हो कि जब मॉलिक्यूल अप्रोच करते हैं तो देखो इसके ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका दूसरा आ गया, ये देख लीजिएगा, ये सेकंड हो गया आपका। ठीक है, ये सेकंड NO2, ये फर्स्ट NO2। तो जैसे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, पास पास आते हैं और एक दूसरे के साथ क्या आते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो N और N के बीच बॉन्ड बनना है और N के सामने आपका N ही आ रहा है। इस तरह का ओरिएंटेशन है कि नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन ही आ रहा है। प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होने की वजह से क्या होगा बेटा, N और N एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह से ये आपका N और N एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। ये देखो, ये ध्यान से देखिएगा, आपका ये आपके एक दूसरे के क्या आ गए, पास आ गए। ये देखो आपका ये इस तरह से आपका पास आ गए दोनों N। क्लियर हो गया कि नहीं? और ये आपका क्या बन गया बेटा, दोनों के बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया आपका, N2O4। समझ में आ रहा है? ड्यू टू प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये N2O4 का। अब सपोज करो अगर ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का है, दोबारा से देखिएगा, ये मैं दोबारा आपका ओरिएंटेशन बना रही हूं, N, ये आपका O, यहाँ पे प्लस, ये मैंने यहां पर क्या ले लिया, देखो कुछ इस तरह से ले लिया है आपका N और ये आपका क्या हो गया O। ठीक है, इस तरह से आ रहा है आपका। तो जब आप मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अब देखिएगा मॉलिक्यूल अप्रोच, तो हमने कहा ये जब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है आपका यहां पर, ये हो गया ना, ये अब अप्रोच कर रहे हैं, देखो कुछ इस तरह से, ये क्या हो गया O, ये आपका क्या आ गया यहां पर N और ये क्या है आपका O। तो बेटा बॉन्ड तो N और N के बीच बनना है, लेकिन N को अप्रोच क्या कर रहा है आपका O कर रहा है। समझ गए कि नहीं? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो NO2 के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास तो आएंगे, एक दूसरे को अप्रोच भी करेंगे, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे बेटा। ये देख लीजिएगा, ये एक NO2 और ये प्लस आपका दूसरा NO2 रह गया, ये देखिएगा इस तरह से, ये दूसरा आपका NO2। क्लियर हो गया कि नहीं? NO2 इट विल नॉट गिव N2O4, दैट इज प्रोडक्ट। तो आप लिखोगे नो प्रोडक्ट। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स? समझ में आया मैंने क्या बताया? ओरिएंटेशन का मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का दे रही हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपका। ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड। हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कौन सा है आपका OH नेगेटिव। रिएक्शन होनी है और प्रोडक्ट बनना है CH3OH प्लस Br। ये आपका प्रोडक्ट बनना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका CH3 और यहां पर क्या है आपका Br।
कौन यहाँ पर कौन सा आपने यहाँ पर Br को रिप्लेस कर रहा है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, दो तरह के ओरिएंटेशन है। कैसे? एक बार OH नेगेटिव आपका कहां से अटैक करता है, फ्रंट से अटैक करता है। कहां से? फ्रंट से। तो मैं बोल रही हूं ओरिएंटेशन आपका प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्यों प्रॉपर नहीं है, ध्यान से सुनो। कार्बन, ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। अगर देखो बेटा आप फ्रंट से ही OH नेगेटिव का अटैक करा रहे हो तो Br पर भी चार्ज कौन सा है आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये आपका जो है Br को रिप्लेस करके आप OH को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है ना बेटा? Br को रिप्लेस करके आप OH को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, OH नेगेटिव का अटैक करवा रहे हो लेकिन फ्रंट से नहीं, कौन सी साइड से बेटा, बैक साइड से। ये फ्रंट से हो गया, दैट इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझ गए कि नहीं? और आपका बैक साइड से करा रहे हो तो आपका ओरिएंटेशन क्या हो गया बेटा, बताओ, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्रॉपर हो गया। कैसे? क्योंकि बैक में तो ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव वाले हैं और OH कैसा है, नेगेटिव वाला। तो क्या हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग में देखिएगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। क्या? C के साथ कितने H अटैच हैं, 3 आपके। ये इधर से आपका कौन जुड़ेगा, Br नेगेटिव, इधर से आपका सब्सटीट्यूट होता जाएगा और इधर से जुड़ेगा नहीं बेटा, सब्सटीट्यूट होता जाएगा और इधर से आपका OH नेगेटिव जो है वो क्या होता जाएगा, ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ये बॉन्ड वीक होता जाएगा धीरे धीरे। तो ये बीच में आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। बात समझ में आई? जब अगर OH नेगेटिव फ्रंट से अटैक कर रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जिसकी वजह से इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और यहां पर आप लिखोगे नो प्रोडक्ट। क्या लिख दोगे बेटा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से नो प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपका ओरिएंटेशन प्रॉपर है, प्रॉपर कैसे, OH नेगेटिव अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो OH नेगेटिव है, कार्बन आपका पॉजिटिव है, तो इजीली जुड़ने के लिए यहां से सब्सटीट्यूट होने के लिए प्लेस मिल जाएगा। तो Br नेगेटिव यहां धीरे धीरे बॉन्ड बनता जाएगा और यहां पर बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा, ये बनेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका बेटा, H और इस साइड से आपका क्या अटैच हो जाएगा, आपका OH। ठीक है, ये आपका बन जाएगा मिथेनॉल। क्या बन जाएगा बेटा, मिथेनॉल। और प्लस क्या बाहर आपका रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी OH नेगेटिव जो है वो Br नेगेटिव को आपका क्या कर देगा, रिप्लेस। तो यहाँ पर आपका ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो देखो यहां भी ओरिएंटेशन मैटर कर रहा है। अगर फ्रंट से है तो नो प्रोडक्ट, अगर बैक से है तो प्रोडक्ट इज इजीली पॉसिबल, पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, लास्ट में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ ना बेटा? तो आपकी कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी कहती है कि रिएक्टिंग स्पीशीज को रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए 2 मेन फैक्टर होते हैं। पहला होता है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर मींस जो रिएक्टिंग स्पीशीज आपकी कोलाइड कर रही हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज आपकी कोलाइड कर रही हैं, उनके पास होनी चाहिए थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अगर उनकी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है तो वो रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगी, अदरवाइज वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। दूसरा मेन फैक्टर आता है आपका ओरिएंटेशन। अगर रिएक्टिंग स्पीशीज का ओरिएंटेशन प्रॉपर है, रिएक्टिंग स्पीशीज का ओरिएंटेशन प्रॉपर है मींस जिनके बीच बॉन्ड बनने हैं वही एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजीली होगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर में हो गया ना बेटा? तो मैंने आपको 2 फैक्टर पढ़ा दिए कोलिजन थ्योरी के। तो अब जरा मैं इसका कंक्लूजन दे रही हूं लास्ट में आपको कोलिजन थ्योरी का। तो क्या कहते हैं, सो द मेन पॉइंट ऑफ कोलिजन थ्योरी आर, सो द मेन पॉइंट ऑफ कोलिजन थ्योरी आर, क्या है मेन पॉइंट, देखिएगा बेटा। फर्स्ट पॉइंट, फॉर ए रिएक्शन टू अकर, फॉर ए रिएक्शन टू अकर क्या कहते हैं हम, देयर मस्ट बी क्या होना चाहिए, कोलिजन। देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन, किसके बीच में, द रिएक्टिंग स्पीशीज। कोलिजन नहीं होगा बेटा तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज। दूसरी बात यह है कि उनका कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए 2 बैरियर बताए आपको, क्या कहेंगे, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन द मॉलिक्यूल, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनके पास क्या क्या होनी चाहिए बेटा, क्या बताया, द मॉलिक्यूल शुड पजेसेस, क्या चीज आपकी, सफिशिएंट एनर्जी। क्या बोलते हैं उस एनर्जी को, थ्रेशहोल्ड एनर्जी।
मॉलिक्यूल possesses sufficient energy as well as दूसरी और क्या चीज है, ओरिएंटेशन, as well as proper orientation। तो दो मेन फैक्टर हैं बेटा कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है कि नहीं, जिनके ऊपर आपका रिएक्टेंट जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि रिएक्टेंट कैसे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो दो बैरियर को अगर आपके रिएक्टेंट जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है कि नहीं, तो आपका जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। फर्स्ट बैरियर आपका क्या बताया मैंने इसमें, फर्स्ट बैरियर था आपका एनर्जी बैरियर, कि रिएक्टिंग स्पीशीज की एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड, इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, ठीक है। तो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिन रिएक्टिंग स्पीशीज को आपस में कोलाइड करना है, ठीक है कि नहीं, उनके वही एटम एक दूसरे के क्लोज आना चाहिए जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। क्लियर हो गया। तो आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो उतनी ही जल्दी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।